नमस्कार, आप देख रहे हैं हम लोग और मैं हूं नगमा। और आज हम लोग यहां पर बात करेंगे प्रधानमंत्री मोदी के चीन दौरे की। वो वुहान गए और ये जो समिट हुई उनके और शी जिनपिंग के बीच, उसको कहा गया कि ये नो एजेंडा समिट है। कोई इसका तय एजेंडा नहीं था, कोई साझा बयान औपचारिक तौर पर नहीं आना था और ये दिल से दिल की बात थी, हार्ट टू हार्ट टॉक। और जैसे साबरमती रिवर फ्रंट पे आपने देखा था 2014 में शी जिनपिंग और मोदी को डिनर करते हुए, ठीक उसी तरह से डिनर यहां भी हुआ, लेकिन सिर्फ नदी का किनारा बदल गया था। अब सवाल ये उठ रहे हैं कि इस दौरे की इस वक्त वजह क्या थी, क्या जरूरत थी जब चुनाव सर पे हैं और पूरा ध्यान 2019 पे फोकस्ड है, कर्नाटक पर इस वक्त फोकस्ड है। उस बीच चीन का ये दौरा, जाहिर है कि इन चीजों से ज्यादा अहमियत रखता होगा प्रधानमंत्री के लिए कि वो इस वक्त चीन गए। और इससे भारत और चीन के बीच जो रिश्तों का संतुलन है वो किस तरह से बदला है, क्या इसको रीसेट करने प्रधानमंत्री गए थे। मेरे साथ यहां पर मनोज जोशी हैं, सीनियर फेलो, डिस्टिंग्विश्ड फेलो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, टीसीए रंगाचारी, फॉर्मर एम्बेसडर टू चाइना, त्रिदेव सिंह मनी जो सीनियर रिसर्चर है ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी में, अभय कुमार दुबे पॉलिटिकल एनालिस्ट, और सुधींद्र कुलकर्णी जुड़ेंगे मेरे साथ मुंबई से, राइटर और कॉमेंटेटर। मनोज जोशी, ये जो चीन दौरा था इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी का, कहा जा रहा है कि चुनाव सर पे है और उसके पहले प्रधानमंत्री वहां गए। क्या सीधे तौर पे इसको हम चुनाव से भी जोड़ सकते हैं कि चुनाव के पहले शायद वो चाहते हैं कि चीन से कोई नया तनाव बॉर्डर पर ना हो जाए और इसलिए भी वो सब कुछ सही रखना चाहते हैं? मेरी अपनी जो समझ है वो ये है कि वैसे तो पिछले 2 साल से चीन के साथ काफ़ी तनाव हो रहा है और पिछले साल डोकलाम में का भी हादसा हुआ। मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जब आगे देख रहे हैं, अगले 1 साल के बारे में देख रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि यदि एक और कन्फ्रंटेशन हो जाता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में, तो उनके चुनाव के जो आउटकम है उस पर बुरा असर हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये मौका है कि इसमें शॉर्ट टर्म के लिए चाइना के साथ जो है चाइना से एंगेजमेंट की जाए, ताकि ये खतरा जो है ये टल जाए। आगे भविष्य में जो कुछ हो वो दूसरी बात है। चुनाव एक बार तो चुनाव हो जाता है, वो तो फिर उसके बाद माहौल बदल जाता है, पर इस समय माहौल चुनाव का सामने आया है। और अगर आप देखें तो विदेशी शक्तियां कोई और ऐसी नहीं हैं जो कि उनके चुनाव पे ये उल्टा असर डाल सकती हैं। पाकिस्तान आप जरूर कहेंगे, पर पाकिस्तान का तो उल्टा असर होगा हिंदुस्तान में। अगर पाकिस्तान के साथ तनाव होगा तो उसमें तो चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी को फायदा ही होगा। मोदी को नेशनलिज्म का वेव एक बार दोबारा शुरू होगा, फायदा होगा। चीन के साथ अगर तनाव होगा, और चीन एक ऐसी शक्ति है जो हमारे जो सीमा है, 4000 किलोमीटर की सीमा है, वहां पे कई ऐसे इलाके, ये सीमा जो है इसमें कोई अग्रीमेंट नहीं है। ये सीमा में कोई लाइन नहीं है, ना नक्शे में बनी है। यहाँ पे दोनों साइड की जो फौजें हैं वहां पे पेट्रोलिंग करती हैं, और यदि वहां पे कोई एक ऐसा हादसा हो जाए जो कि उल्टा पड़े, उसके असर को टालने के लिए मुझे लगता है इसकी पूरी गुंजाइश थी कि इस 4000 किलोमीटर यहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। चीन की जब मर्जी हो वो वहां पे नए तनाव खड़े कर सकता है। प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाहते कि इस वक्त ऐसा कुछ हो। टीसीए रंगाचारी, आपका आंकलन भी इस दौरे का इस वक्त यही है। इस दौरे के लिए ये वक्त चुनना आपकी नजर में क्या वजह रही? अभी देखिए, हिंदुस्तान और चीन के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, ये मेरे ख्याल से इसको चुनाव वगैरह के दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। इस तरह की मुलाकातें और ज्यादा क्यों नहीं हो रही हैं? देखिए, यूरोप में अगर आप देखें तो फ्रांस, जर्मनी, यूके और जितने भी बड़े देश हैं, जहां भी चुनाव वगैरह होते हैं, जब भी कोई नई चीज होती है तो एकदम उनके चांसलर, उनके प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जो हैं जाके आपस में मिल लेते हैं। अभी आपने देखा होगा कि 2 साल पहले प्रधानमंत्री भी पाकिस्तान गए थे नवाज शरीफ साहब की बेटी की शादी में शरीक होने के लिए। और आपको याद होगा, कुछ और पीछे जाएं तो मनमोहन सिंह जी कहते थे कि लंच इन इस्लामाबाद, ब्रेकफास्ट इन इस्लामाबाद, लंच इन काबुल। तो ये चीजें तो हमें इस नजर से देखनी चाहिए कि पड़ोसी देश हैं, तो पारस्परिक जो संबंध है बढ़ाने के लिए, एक दूसरे को और बेहतर समझने के लिए जितनी ज्यादा इस तरह की मुलाकातें हों वो अच्छा है। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि अगर पड़ोसी देशों से मुलाकात हो, जैसा मनमोहन सिंह ने भी कहा था, लंच और डिनर की बात जो उन्होंने की थी, वो तमाम बातें सही हैं, पर देशों में ऐसा होता नहीं है। ये डोकलाम भी हुआ पिछले साल जुलाई में, उसके बाद अब
जहां 72 दिनों तक एक स्टैंड ऑफ था, उसके बाद ये मुलाकात, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़प्पन है कि इस तरह से दोस्ताना दौरे के लिए वो चले गए इस वक्त। इस मुलाकात की वजह आपको इस वक्त क्या लगती है? ये वजह चुनना, इसके लिए एक बिल्डअप पहले से चल रहा था कि ये होना था अभी, लेकिन इसकी जो पीछे मकसद था, वो जो रिश्तों में एक कड़वाहट थी या तनाव था डोकलाम के बाद, क्या उस संतुलन को वापस ठीक करने की पहल नहीं थी? देखिए, फॉरेन पॉलिसी के कई लेयर्स होते हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें डेफिनेटली एक डोमेस्टिक कंपोनेंट था। दूसरा, जो मेरे हिसाब से जो इस वक्त वैश्विक स्तर पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, फॉर इंस्टेंस जो अमेरिका और चाइना के बीच में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, टेंशन्स हो रही हैं, तो आई थिंक इवन अगर हम अपने नज़रिए से ना, इवन चाइनीज़ नज़रिए से देखें तो उनको भी ये सूट करता था। और ये कि इंडिया के, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से जो तनाव हुए हैं बिटवीन अमेरिका एंड चाइना, इससे काफ़ी जो पिछले साल तक हम जो बात कर रहे थे इंडो पैसिफिक की, और हम बात जो कर रहे थे कि अमेरिकन कैंप में टोटली हम, अब थोड़ा सा न्यूआंस आ गया है उसमें। और उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बायलैटरली देखें तो ये इसकी अहमियत है। डोमेस्टिक कंपोनेंट भी है इसका, लेकिन जो ग्लोबल डेवलपमेंट्स आउटसाइड एशिया हो रही हैं, स्पेशली जो ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, उसका भी इस चीज़ पे असर था। हार्ट टू हार्ट टॉक को आप कैसे देखते हैं अभय जी पॉलिटिकली? मेरा मानना है कि भारत की विदेश नीति अगर मोटे तौर पर कहें, और कुछ आप समझ लीजिए कि क्रूड तरीके से, अधकचरे तरीके से भी कहें, तो वही है कि भारत की विदेश नीति पाकिस्तान के मुकाबले शेखी भगारना, डींगे मारना, अमेरिका के मुकाबले खुशामदी रवैया अख्तियार करना, और चीन के मुकाबले सक पकाया हुआ रहना, ये होती है। जो डोकलाम में टकराव हुआ था उसमें भी देख लीजिए आप, पूरा भारत, बीच बीच में कुछ बयान ऐसे आते थे कुछ कहने वाले कि हम भी कुछ हैं, वरना आमतौर पर भारत चीन से फौजी तरीके से नहीं निपट सकता है, वो पाकिस्तान को दबा सकता है। और ये नरेंद्र मोदी और उनके पूरे रणनीतिकारों के दिमाग में ये बात बहुत ज़बरदस्त रूप से थी कि अगर दोबारा डोकलाम में फिर वो शुरू हो गया, जो शुरू होने वाला था उसके दोबारा संकेत दिखाई देने लगे थे, दोबारा डोकलाम में शुरू हो गया, तो उसका जो देश की जनता के सामने जो नुकसान होगा और इन लोगों की जो एक विदेश नीति के मोर्चे पे जो साख गिरेगी, उसकी भरपाई केवल पाकिस्तान को गाली देने से या पाकिस्तान के मुकाबले शेखी बगारने से नहीं होने वाली है। तो रंगाचारी साहब ने जो कहा है वो बिल्कुल ठीक बात है। मुलाकातें होती रहनी चाहिए। और एशिया एक पूरी एक मिला के सभ्यता है और लगातार हम लोग मिले, ऐसे यूरोप एक अपने आप में एक संस्कृति और एक बड़ी सभ्यता है, इस तरह एशिया को रखना चाहिए। लेकिन ये एक यहाँ पर समस्या है। देखिए, आपने कहा कि दोनों को कोई संयुक्त वक्तव्य नहीं आना था, लेकिन दोनों ने अलग अलग वक्तव्य दिए हैं, और उन वक्तव्यों की अगर आप तुलनात्मक अध्ययन करें तो आपको पता लग जाएगा कि भारत और चीन के रवैये के बीच में विभिन्न मसलों पर, चाहे वो आतंकवाद का मसला हो, चाहे वो रणनीति का मसला हो, चाहे वो फौजी टकराव का मसला हो, इस तमाम मसलों पे काफी मतभेद हैं। सुधींद्र कुलकर्णी, जैसा अभय जी भी कह रहे हैं, और एक बात मोटे तौर पे कि जो हमारी विदेश नीति है वो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स से गाइड होती है बहुत हद तक, चाहे आप पाकिस्तान की बात करें, चीन की बात करें, खास करके ये दो जो पड़ोसी देश हैं। तो इस वक्त ये जो दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का, उसकी वजह या उससे क्या फायदा आप देखते हैं? जैसे जब वो जा रहे थे तब राहुल गांधी ने ये कहा ट्वीट करके, एक तरह से एक तंज था कि आप दिल से दिल की बात तो करें, लेकिन जो अहम बातें हैं हिंदुस्तान के लिए उसको भी आप ध्यान में रखें। उन्होंने वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी के तहत जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पीओके से गुजरता है उसके तरफ इशारा किया कि भारत सुनना चाहता है आपसे कि आप इस पर क्या बात करेंगे। ट्रेड डेफिसिट की बात है, तो ये तमाम बातें भी उसमें थी, विपक्ष की नजर भी इस पे थी। इसको पॉलिटिकली आप राजनीति से अलग नहीं कर सकते, तो इसकी राजनीति इस वक्त क्या दिखाई देती है आपको? देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं कि हमारे अंदरूनी पॉलिटिक्स इस शिखर सम्मेलन पर हावी था, या इस साल चुनाव होने वाले हैं और अगले साल तो पार्लियामेंट का चुनाव होगा, इसलिए यह शिखर सम्मेलन हुआ, ये बिल्कुल सही नहीं है। और इस तरह से देखना, ये भारत को एक अदूरदृष्टि वाला देश इस रूप में दिखाया जाएगा। देखिए, भारत और चीन दोनों एक महान राष्ट्र हैं और राइजिंग नेशंस हैं। अब सवाल ये पूछिए कि ये यदि नरेंद्र मोदी जी की एक कंपल्शन थी, कि शी जिनपिंग की क्या कंपल्शन थी? वो 2 दिन निकालकर वुहान में मोदी जी के साथ 7 बार मिलना, वो उनकी क्या कंपल्शन थी? तो दोनों का एक कहीं ना कहीं एक दूरदृष्टि है। हम दोनों एक महान
सभ्यतापूर्ण राष्ट्र है और 21वीं सदी यह एशिया की सदी होने वाली है, चीन की सदी और भारत की सदी होने वाली है। इसलिए दोनों देशों के बीच एक कॉम्प्रिहेंसिव सर्वसमावेशक सहयोग शुरू होना चाहिए। जो पिछले कुछ सालों में जो कुछ तनाव था, ये तनाव फिर से ना हो और विश्वास का वातावरण कैसे हो, इसलिए मैं समझता हूं कि दोनों नेताओं ने, और दोनों नेता मजबूत नेता है, एक अपने अंडरस्टैंडिंग को एक कन्वर्ज करने के लिए, उनमें एक समानता लाने के लिए उन्होंने कोशिश की है और इसमें काफी सफलता भी मिली है। मैं ऐसे समझता हूं संतुलन बनाने या जो इक्वेशन है उसको रीसेट करने के लिए कहा जा रहा है। गड़बड़ तो थी, डोकलाम के बाद से तनाव था, स्टैंड ऑफ इतना लंबा हुआ था। इन सब चीजों के साथ साथ जब जो कंपल्शन की बात कर रहे हैं सुधींद्र कुलकर्णी की, शी जिनपिंग की इस वक्त क्या जरूरत थी या उनकी क्या मजबूरी थी कि वो 2 दिन वक्त निकालें बीजिंग के बाहर, जैसा वो आमतौर पे नहीं करते हैं किसी विदेशी नेता के लिए। उन्होंने पहले भी किया है, पर यह भी एक बड़ी बात है कि 2 दिन वो पूरा वक्त दे रहे हैं। मोदी जी ने यह भी कहा कि हम दुनिया की 40% आबादी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हम दोनों नेता मिलके। तो ये 2 बड़े नेता इस वक्त 2 दिन बिताते हैं, इसके पीछे इन दोनों की क्या जरूरत है देखते हैं। जैसे सुधींद्र जी ने बोला कि दोनों भारत और चीन उभर रहे हैं और कई इलाकों में उलझ रहे हैं जी। नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, मालदीव्स में उलझ रहे हैं। एक तो ये है। दूसरी तरफ से आपने पूछा कि शी जिनपिंग की क्या मजबूरियां थी। शी जिनपिंग की मजबूरी इस समय यह है कि अमेरिका उसके ऊपर निशाना साध रहा है जी। ट्रेड के तौर से साध रहा है, मिलिटरीली साउथ चाइना सी में साध रहा है। वो चाहते हैं कि क्योंकि भारत के साथ काफी तनावपूर्ण रिश्ते रहे हैं पिछले 2-3 साल में, तो कि अपना एक फ्रंट जो है उसको अच्छी तरह से संभाला जाए, क्योंकि भारत की भी मजबूरियां हैं। भारत भी चाहता है कि ये जो उलझन जो हो रही है, ये उलझन से हमारा ही घाटा हो रहा है। जितने जो ट्रेड की बात है, अमेरिका की बात भी आपने की, अमेरिका की तरफ से बड़ा मिक्स्ड सिग्नल हमेशा रहता है। ट्रंप एक सख्त रवैया तो लेते हैं, पर ट्रंप की तरफ से भी वो खुले तौर पे मालदीव्स में जब जो हो रहा था और चीन बयान जारी कर रहा था कि भारत वहां दखल ना दे, जब वहां संवैधानिक संकट था, अमेरिका जिसका अपना बड़ा बेस डिएगो गार्सिया में है, उसने 1 महीने के बाद एक बयान दिया। तो अमेरिका की तरफ से सिग्नल साफ नहीं है। और जब भारत को आप अब देखते हैं कि अमेरिका से वो बहुत करीब है, पर उसके बावजूद जब अमेरिका खुद बहुत साफ कुछ नहीं कहता, तो भारत के लिए ये दुविधा है कि आप क्या खुल के अमेरिकन कैंप में हैं या आप नहीं हैं अमेरिकन कैंप में। आपको दोनों तरफ वो रिश्ते ठीक रखना है। चीन चाहता है कि भारत जो है अमेरिका के कैंप में ना जाए। हाँ। तो उसका मकसद जो था, यहाँ पे शी जिनपिंग का मकसद ये है, देखिए हमारा मकसद थोड़ा साफ है कि चीन जो है पाकिस्तान को समर्थन ना दे, चीन जो है बॉर्डर पे समस्या खड़ी ना करे। हाँ। चीन का मकसद ये है कि किसी तरह हम अमेरिका के कैंप में पूरी तरह से भारत को ना जाने, भारत ना चले जाए। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा मकसद इस समय है, क्योंकि जैसे मैं आपसे कहा कि अमेरिका निशाना साध रहा है। लगातार कंसेशंस भी बहुत दिए हैं चीन को खुश करने के लिए, ये मानते हैं आप? हाल के दिनों में जैसे दलाई लामा का 60 साल का जो सेलिब्रेशन था, उसको दिल्ली के बाहर शिफ्ट करना, ऑफिसर्स को कहना कि आप उसमें शामिल ना हो, तो एक तरह से दलाई लामा को इस्तेमाल किया गया अंग्रेजी में शब्द के ब्रशिंग हिम अंडर द कार्पेट। दलाई लामा को लेकर हुआ, या मालदीव्स में हुआ, या अभी यहाँ पे एक जॉइंट एक्सरसाइज होनी है, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, उसमें ऑस्ट्रेलिया को साथ ना लेना, ये तमाम चीज़ें हैं जहाँ लगता है कि आप चीन को कंसेशन दे रहे हैं, रियायतें दे रहे हैं। ये चीन को खुश करने की कोशिश कुछ दिनों से शुरू हुई है भारत की तरफ से। अच्छी हो या बुरी अलग बात है, पर क्या हम ये कर रहे हैं? क्या ये चेंज है? और हम अकड़ नहीं दिखा रहे हैं हर वक्त कि हम चीन हमारा दुश्मन है और हम टकराव में हैं उसके साथ। ये मेरे ख्याल से सबसे पहले तो हमें एक कदम पीछे जा करके ये देखना चाहिए कि ये सबकी पृष्ठभूमि क्या है। आज चीन जो है दुनिया में आर्थिक तौर पे दूसरे नंबर पर है, और जो चीन का जीडीपी है वो जापान, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन चारों को कुल मिलाकर उससे ज्यादा है। जहाँ तक हिंदुस्तान का सवाल है, हम ब्रिटेन से आगे निकल चुके हैं, और हो सकता है कि इस साल या हो सकता है अगले साल हम फ्रांस से आगे निकल जाएं। तो हम अभी
चौथे 5वें स्तर पे पहुंच जाएंगे। आप हम दोनों चीन और हिंदुस्तान दुनिया की बड़ी एक इकोनॉमिक पावर्स जो आर्थिक तौर पे है, हम एक शक्तिशाली देश है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज ये है कि जनसंख्या की आपने पहले ही बात की थी, बड़े देश हैं, पड़ोसी देश हैं। जब तक कि हिंदुस्तान और चीन एक साथ मिलकर के हम लोग सहयोग नहीं करेंगे और दुनिया में जो कुछ भी समस्याएं हैं उन पर हम लोग ये सोच नहीं करेंगे कि किस हद तक हमारी जो विचार हैं हम सहमत हो सकते हैं और साथ मिल के काम कर सकते हैं, तो ये सिर्फ हम दोनों के लिए नहीं, मतलब चीन और हिंदुस्तान के लिए ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए, एक क्षेत्र, एशिया के क्षेत्र के लिए भी एक समस्या खड़ी कर सकती है। तो हम जितनी ये सब चीजें देख रहे हैं कि ये डोकलम का है मामला, या नेपाल में या श्रीलंका में कुछ हो रहा है, या पाकिस्तान में कुछ हो रहा है, या दलाई लामा के साथ कुछ हो रहा है वगैरह, इसको सिर्फ आप अलग अलग एक, जैसे वो कहते हैं कंपार्टमेंटलाइज, उस तरह से ना देखें। पूरी ये देखिए कि बिग पिक्चर क्या है। उसमें हर एक तौर पे भले ही इस तरह के छोटे छोटे विवाद हों, चाहे बड़े विवाद भी हों, लेकिन इनके होने के बावजूद दोनों के लिए ये जरूरी है और दोनों समझते हैं कि ये अपने हित में, चीन अपने लिए और अपने कारणों से, हम अपने लिए अपने कारणों से, कि हम लोग साथ सहयोग जैसे जो पड़ोसी देश हैं, के पड़ोसी देश मैत्री का एक रिश्ता बनाए। ओके, पर क्या ये पॉसिबल है? क्योंकि हर देश की अपनी डोमेस्टिक पॉलिसी है। शी जिनपिंग इस वक्त बहुत मजबूत है, माओ के बाद अब कहा जा रहा है कि वही हैं जो इतने शक्तिशाली नेता बने, दोबारा चुने गए, आजीवन वो उस पोस्ट पे रहेंगे। जो मैत्री की बात हम कर रहे हैं, उनकी भी अपनी डोमेस्टिक कंपल्शंस, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होगी, यहाँ की अपनी है। जो पड़ोस का इलाका है वहाँ पर जो प्रभाव क्षेत्र है या जो प्रभाव की लड़ाई है वो भारत और चीन में, क्योंकि जो पारंपरिक तौर पर भारत के जहाँ दोस्ताना रिश्ते रहे हैं, ये नेपाल हो, श्रीलंका हो, मालदीव हो, बांग्लादेश हो, उन सब जगहों पर निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर और तमाम चीज़ों से चीन ने काफ़ी हद तक अपना कब्जा नहीं कहूँगी मैं, पर उनका असर बहुत बढ़ा है। और वो भारत के लिए हमेशा एक मुश्किल रहती है कि जो चीज़ें आपके पास थी वहाँ पे आपका प्रभाव कम हुआ है। हम कितना भी कहें कि कल्चरली क्लोज हैं हम और हमारे पारंपरिक रिश्ते हैं, पर ये बदलाव आया है। देखिए, सांस्कृतिक एकता और सभ्यता मूलक एकता, ये तो बड़े सुंदर लगने वाले मुहावरे हैं, लेकिन जब आपको दोस्ती करनी होती है, तनाव शैथिल्य करना होता है, तो आप उन मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं और फिर ये मुहावरों का इस्तेमाल होना कुछ दिनों के लिए बंद हो जाता है, जबकि वास्तव में दो ताकतों के बीच में एक कूटनीतिक प्रतियोगिता होती है जिसमें लोग अपने अपने हितों का ध्यान रखते हैं। देखिए, स्थिति यह है कि न भारत में कोई कहेगा कि चीन हमारा शत्रु है, न चीन में कोई कहेगा कि भारत हमारा शत्रु है। जबकि स्थिति क्या है, चीन अपने बाजार को, भारत का जो निर्यात है उसको खोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। चीन बड़े पैमाने पर अरबों डॉलर का बफेलो मीट, भैंसे का गोश्त जो है वो आयात करता है, लेकिन भारत से बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि भारत उसका बहुत बड़ा निर्यातक है। चीन अरबों डॉलर का चावल निर्यात करता है, आयात करता है चीन अपनी आबादी को खिलाने के लिए, लेकिन भारत बहुत बड़े पैमाने पर चावल निर्यात करता है, लेकिन चीन भारत से चावल का एक दाना नहीं लेता। इसी तरह दवाएं हैं, इंसुलिन जो डायबिटीज की दवा होती है, वो चीन बड़े पैमाने पर अपने यहाँ आयात करता है, लेकिन वो भारत से नहीं लेता। तो भारत के जो उत्पाद हैं उसके लिए चीन ने अपना दरवाजा तकरीबन सख्ती के साथ बंद कर रखा है। जो व्यापार की बात आपने की थी, वहां पे भी एक संतुलन नहीं है। जो ट्रेड डेफिसिट की हम बात कर रहे हैं, भारत सरकार का दावा है कि चीन ने ये वायदा कर दिया है कि वो आपको जो वाणिज्य संतुलन है वो ठीक करने की इजाजत देगा, लेकिन मुझे तो ऐसी परिस्थिति दिखाई नहीं पड़ रही। इस पे भी बात हुई है मनी जी, और ये लग रहा है आपको, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो एक वादा हमेशा से रहा है वहां पर ये कारगर हो सकता है, उनको फायदा मिल सकता अगर वो इसको बराबर कर सकते, या अगर भारत के व्यापारियों को वहां अपने सामान भेजने की आसानी हो जाती। जैसे उन्होंने कहा, वो बहुत बड़ी समस्या है, बट शॉर्ट रन में उसमें अगर हम सोचें कि अगले कुछ महीनों में कोई सोल्यूशन निकलेगी, वो मेरे को मुश्किल लग रहा है। जहाँ तक आपने एक बात कही थी पहले पड़ोस की, पड़ोस में हम चीन को नहीं ब्लेम कर सकते, क्योंकि कई जो प्रोजेक्ट्स से पहले हमारे को ऑफर किए गए थे, और अगर चीन कुछ प्रोजेक्ट्स को अगर तेज इंप्लीमेंट करता है तो उसमें चीन का कसूर नहीं, हमारा भी कहीं पे कसूर है। हाँ। और एक और मैं आपको बात बताऊं, जब नेपालीज फॉरेन मिनिस्टर पिछले हफ्ते चाइना में थे, तो चीन ने आप कहा था कि इंडिया, नेपाल, चाइना के बीच जो ट्राइलैटरल कोऑपरेशन है वो बहुत ज़रूरी है। इसलिए
हर चीज़ को, ठीक है जैसे उन्होंने कहा प्रतियोगिता कंपटीशन रहेगी, लेकिन हर चीज़ को जीरो सम अप्रोच से देखना भी गलत होगा मेरे हिसाब से। Okay. एक छोटा सा ब्रेक लेंगे इस वक्त हम लोग में, उसके बाद वापस लौटते हैं। और ये जो दौरा अभी हुआ दोस्ताना दौरा, और जिससे हम उम्मीद कर रहे हैं कि इस तरह के मुलाकात मीटिंग्स होनी चाहिए, पर इससे हासिल क्या हुआ है इस वक्त, और रिश्ते कैसे सुधरे हैं, जहां पर तनाव था वो कैसे बदले हैं हालात। ब्रेक के बाद हम इस पर और बातचीत करेंगे। आप देख रहे हैं हम लोग, और हम बात कर रहे हैं भारत चीन की। भारत और चीन के रिश्तों में डोकलाम के बाद से तनाव रहा। भारत और चीन कई जगह उलझते भी रहते हैं, लेकिन इस दफा अभी दोनों के रिश्तों को सुलझाने की कोशिश हुई है, और ऐसी उम्मीद होनी चाहिए कि आगे भी इस तरह की दोस्ती बनी रहे। लेकिन इस वक्त इस दौरे से क्या मतलब निकलते हैं और कैसे चीजें बदली हैं, जो हमारे साथ यहाँ पर स्टूडेंट्स और जो लोग मौजूद हैं, उनको इस दौरे से क्या समझ में आया या क्या सवाल है, आप इस पर पूछना चाहते हैं? मेरा सवाल मनु जी से यह है कि चीन की हर बार नीति यही रही कि दोस्ती करो और पीठ में छुरा घोपो, है ना। हर बार मुलाकातें दोनों देश के नेता करते, लेकिन चीन सीमा विवाद करता रहता। तो इस मुलाकात के बाद भी क्या गारंटी है कि चीन मतलब भारत के साथ भारत की सीमा में घुसपैठ नहीं करेगा? अरे मित्र ने जो सवाल पूछा है, उस सवाल के पीछे बड़ी राष्ट्रवादी भावना है। मैं उनका सम्मान करता हूं, उनकी प्रबल राष्ट्रवादी भावना का। क्या चीन की आत्मछवि, चीन की सेल्फ इमेज ये है कि वो भारत की पीठ में छुरा भोंकता है? चीनियों से अगर आप पूछें तो वो कहेंगे कि सन 62 में भी भारत ने आक्रमण किया था, और अभी भी भारत ने हमारे इलाके में कब्जा जमा रखा है, चाहे वो सिक्किम का इलाका हो, डोकलाम हो, कोई हो, हमारे इलाके में कब्जा जमा रखा है। पर हम लोग अपनी दृष्टि से देखते हैं, बिल्कुल, और वो लोग अपनी दृष्टि से देखते हैं। इन दोनों दृष्टियों के बीच में टकराव है। अगर हम वास्तव में विदेश नीति और पूरी बात को समझना चाहते हैं, तो अपना राष्ट्रवाद और अपना भारत प्रेम थोड़ी देर के लिए अस्थायी रूप से थोड़ा स्थगित कर दीजिए। पर हकीकत ये है कि हमारी जो विदेश नीति है वो राष्ट्रवाद से ही और सब जगह राष्ट्रवाद से ही गाइडेड होती है। सर, आपसे सवाल है कि आपने जैसे कहा कि भारत सकपकाया रहता है चाइना से, लेकिन चाइना की भी तो कुछ अपनी मजबूरियां हैं, कुछ अपने स्वार्थ है, जिस कारण से वो भारत के साथ संबंध बनाना चाहता है। और क्या ये हमारा धर्म नहीं है कि हम उनके हृदय परिवर्तन के लिए बार बार ऐसी मुलाकातें करें जैसे दक्षिण और उत्तर कोरिया आपस में कर रहे हैं? चीनी लोग अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कूटनीति के राजनय इसको कहते हैं, डिप्लोमेसी इसको कहते हैं, उसके खास तौर के विशेषज्ञ हैं। यूरोपियन भी ये दावा नहीं कर सकते। चीनियों के अंदर ये जो खूबी है, इस खूबी को डिकोड करना, समझना दुनिया के दूसरे देशों के लिए बहुत मुश्किल रहा है। चीनी कब क्या कहेंगे, कब कौन सा समझौता करेंगे, कब कौन सी कार्रवाई करेंगे, कब उनका बयान बदल जाएगा, ये आप पिछला पूरा इतिहास उठा के देख लीजिए। उसके लिए अंग्रेजी में एक टर्म भी है, आजादी के बाद हिंदी चीनी भाई भाई से शुरुआत की थी। आज हम लोग कहां पे खड़े हुए हैं? इन सब बातों को ध्यान में रखकर ये सभ्यता मूलक एकता, हृदय परिवर्तन, सांस्कृतिक एकता, तब इनकी चर्चा की जाए तो बेहतर है। मेरा सवाल यह है कि इंडिया और चाइना के बीच में जो ट्रेड डिफिसिट है, जो वो 2017 से 18 का वो 52.6 बिलियन डॉलर्स का था, तो वो ट्रेड डिफिसिट घटाने के लिए हमारी गवर्नमेंट क्या क्या तरीके अपनाना चाहती है? सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि एक तरफ तो जैसे चाइना जो है सो भारत से दोस्ती अपना दिखला रहा है, और दूसरे में सर इनडायरेक्ट में वो पाकिस्तान को सपोर्ट भी करता है। तो क्या ये नहीं हो रहा कि मतलब सामने से दोस्ती और पीठ से छोड़ा भोंकने का काम कर रहा है? सुधींद्र जी से एक बार चुके, सुधींद्र जी इसमें शामिल नहीं हुए, मैं उनसे पूछना चाहूंगी। सुधींद्र जी, इस पर आप कमेंट करना चाहेंगे? एक ये जो भाव बार बार आता है कि पाकिस्तान से जिस तरह की दोस्ती है चीन की, उसकी वो कॉलोनी की तरह से ऑलमोस्ट अब होता जा रहा है, खास करके जब वो वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी के तहत वहां पर वो जितना निवेश कर रहे हैं चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर, भारत से दोस्ती क्या मुमकिन है? दोस्ती सामने में पीछे छुरा भोंकना, ये बहुत सारे लोगों की फिक्र यहां पर बनी हुई है। देखिए, पाकिस्तान के साथ अच्छे रिश्ते होना भारत के लिए भी आवश्यक है। हाँ। और मैं समझता हूं कि आगे चलकर भारत, चीन, पाकिस्तान, इन तीनों को साथ आना है। हम भी कब तक हम पाकिस्तान के साथ दुश्मनी करते रहेंगे और पाकिस्तान हमारे साथ दुश्मनी करता रहेगा? क्या इससे पाकिस्तान को फायदा है ना हिंदुस्तान को फायदा है? आपने कहा कि वन बेल्ट वन रोड के हिसाब से पाकिस्तान चीन का कॉलोनी नहीं बना है। यह बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान अब तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान तरक्की करेगा। पाकिस्तानियों के लिए अच्छी बात है, हमारे लिए भी अच्छी बात है। और हम यदि साथ आएंगे तो
तो हम दोनों की तरक्की होगी। एक ये एनालिसिस है कि पाकिस्तान और चीन में कोई बराबरी नहीं है उनकी इकोनॉमी और तमाम चीजों में, और पाकिस्तान ने वहां पर न्यूक्लियर वेपन से लेके तमाम चीजों में लगातार चीन ने पाकिस्तान की मदद की है। एक उपनिवेश जैसा बनता जा रहा है, ये पाकिस्तान में रहने वाले लोगों का भी सोचना है। मैं ये पूछ रही हूँ कि पाकिस्तान का जो वजूद है वो इस पर टिका है कि हिंदुस्तान से दुश्मनी बनाए रखना अच्छा होगा कि सब साथ हों, पर राजनीति में ये होता नहीं है, और ना ये ऐसा लगता है कि चाइना, पाकिस्तान और भारत एकदम साथ आ जाएंगे। एक दूसरा पहलू व्यापार का बहुत बड़ा आजकल है, इसलिए एक वो पैरेलल चलता रहता है। मैं कहना ये चाहता हूं कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि जो साउथ एशिया है, जो दक्षिण एशिया है, इस दक्षिण एशिया में पाकिस्तान, चीन और भारत के बीच में एक प्रभुत्व की लड़ाई है। भारत दक्षिण एशिया का हिस्सा है, चीन उस तरह दक्षिण एशिया का भौगोलिक रूप से हिस्सा नहीं है, लेकिन फिर भी वो दक्षिण एशिया को अपने प्रभुत्व में रखना चाहता है। दोनों सरकारों ने जो अलग अलग वक्तव्य जारी किए हैं उसमें आप देखिए, भारत की चिंता क्षेत्र है, ये रीजन जो है वो भारत की चिंता है, जबकि चीन इस पूरे रीजन को अपनी जो वैश्विक महत्वाकांक्षाएं हैं उसकी रोशनी में देखता है। आखिरी सवाल में आप सब लोगों से कि ये जो दौरा हुआ है अभी, और ये जिस तरह की नीति हिंदुस्तान की अब दिख रही है चाइना से, वो कभी नरम कभी गरम, नेहरू जैसी भी नहीं है जो हमेशा बहुत सॉफ्ट है, या इंदिरा गांधी जैसी नहीं है जो हमेशा बहुत सख्त है। ये कुछ व्यवहारिक है, आप डोकलाम करते हैं, आप अपनी अकड़ उस वक्त दिखाते हैं, आप एक नेशनलिज्म की बात करते हैं, पर मौका पड़ने पर आप उसे रीसेट भी करते हैं, संतुलन वापस बनाने के लिए आप चीन भी चले जाते हैं। तो क्या ये एक मोर रियलिस्टिक और व्यवहारिक पॉलिसी चीन के प्रति भारत की आपको दिख रही है, और इससे क्या हासिल हुआ है इस दौरे से? देखिए, जहाँ तक कि चीन भारत या भारत पाकिस्तान के संबंध हैं, इस समय हम जो कुछ यहाँ पे विचार आपके सामने आ चुके हैं, पर देखिए 2004 और 2007 के बीच में हम पाकिस्तान से भी काफ़ी समझौता कर चुके थे। चीन के साथ भी 2005 में जो हमारा समझौता हुआ था बॉर्डर के बारे में, बॉर्डर एक बहुत ही महत्वपूर्ण इलाका है, इसका समझौता हमको किसी तरह करना है। अगर इस पे समझौता हो जाए तो काफ़ी फर्क पड़ सकता है जो हमारे रिश्ते हैं। चीन इस समय अपने को वैश्विक शक्ति के तौर से देख रहा है, पर वो जानता है कि अगर वो रीजनल शक्ति ना हो तो फिर ग्लोबल पावर कैसे बनेगा, और रीजनल पावर अगर साउथ एशिया में भारत के साथ उसका टकराव हो, और भारत कोई छोटा मुल्क नहीं है, ये जरूर है कि चीन की जो इकोनॉमी है इस समय भारत से बहुत आगे है, पर भारत की भी काफी मतलब अपनी हकीकत है। तो चीन चाहता है कि किसी तरह से भारत के साथ जो है ये जो टकराव का जो माहौल बन रहा है, ये इसको खत्म किया जाए। छोटी सी बात मैं जोड़ देना चाहता हूं फुटनोट के तौर पर, वो ये है कि जब शी जिनपिंग को आजीवन राष्ट्रपति बने रहने का अधिकार प्राप्त हुआ, वो वैसी परिस्थितियां मिली, तब उन्होंने शायद उसके ठीक पहले और बाद में एक वक्तव्य दिया था। वो वक्तव्य अखबारों में आया और उसके बाद वो वक्तव्य दब गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जिस जमीन को हम अपना मानते हैं वो 1 इंच जमीन भी हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे उसके लिए हमें खून खराबा भी करना पड़े। इस तरह का वक्तव्य जो है आमतौर पर राष्ट्राध्यक्ष नहीं देते हैं, और ये वक्तव्य अगर कोई इतने बड़े देश का नेता दे रहा है वक्तव्य, तो हमें उस वक्तव्य को गंभीरतापूर्वक लेना चाहिए कि उसकी विदेश नीति, उसका रवैया कुछ अलग तरह का है। जो वुहान में मुलाकात और दिल की बात हुई, इससे आपके लिए इंपॉर्टेंट टेकअवे क्या है? हमने हासिल कॉन्क्रीट नहीं पर रिश्तों के टर्म्स में क्या हासिल किया हमने? अभी आपने पहले नरम गरम वाली एक बात उठाई थी। सुंदर उंचू के बाद राजीव गांधी साहब चाइना गए 1988 में। उससे पहले भी अगर आप देखें तो भाई भाई का एक दौर था, उसके बाद में जब 62 का युद्ध हुआ तो उसके बाद में हमने अमेरिका से सहायता मांगी थी। तो ये चीज़ें जो हैं, ये वास्तविकता के ऊपर हर एक देश अपनी नीति निर्भर रखता है, और रखना भी ज़रूरी है। जहाँ तक कि ये अभी वुहान में जो बातचीत हुई है, इसका आगे क्या कुछ परिणाम निकल सकता है, सबसे पहले तो हमें अपनी सोच थोड़ी बदलनी पड़ेगी। ये हम अपने आप को बार बार कहते रहते हैं कि चीन हमारा दुश्मन है, चूरा भोंक रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, इससे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अगर हमें आगे बढ़ना है, अगर हम भी चाहते हैं, जो हमारी एम्बिशन है कि हम भी एक ग्लोबल पावर के रूप में उभर करके आएँ, तो हमें एक तरफ तो अपनी अंदरूनी शक्ति जो है उसका इजाफा करना पड़ेगा, हमको शक्तिशाली होना पड़ेगा आर्थिक तौर पे भी और मिलिट्री तौर पे भी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तौर पे भी, एजुकेशन के तौर पे भी। दूसरी तरफ हमें सब अपने जितने पड़ोसी मुल्क हैं,
चाहे छोटे देश हों बड़े देश हों, उन सब के साथ में अच्छे रिश्ते कायम करने पड़ेंगे। हम ये क्यों समझते हैं कि चीन एकदम आक्रमण करेगा, सारा का सारा जितना इलाका वो लोग क्लेम करते हैं ले ले। और ये आप सोचिए, जो अभी आप जिक्र कर रहे थे, आप किसी भी नेता के बारे में ये सोचते हैं, कहेगा कि नहीं नहीं मैं अपने क्षेत्र की रक्षा नहीं करूंगा, कि कोई अगर आकर के हम पे आक्रमण करे तो मैं वो जगह छोड़ दूंगा। कोई नेता इस तरह की बात कर सकता है? तो इसलिए हमें हर एक चीज जो है एक संतुलन और संतुलित सही बात आपने कहा तौर पे देखनी चाहिए। जिस तरह से कर रहा है भारत की तरफ से वो ढिलाई रही कि जहां जहां आपका प्रभाव था वहां भी आप वक्त पड़ने पर, जैसे मालदीव अगर आपकी तरफ देख रहा है तो आप वहां चूके, नेपाल हो या श्रीलंका हो, हर जगह चीन का प्रभाव बढ़ा है। आक्रमण नहीं, चीन का इकोनॉमिक प्रभाव बढ़ा है और वहां भारत चूकता गया। वो जगह आपने खाली छोड़ी शायद, और ये अभी की नहीं है, लगातार गलतियां होती चली जा रही हैं। बहरहाल वुहान से क्या हासिल किया इस वक्त हमने? आई थिंक सबसे पहले तो जो वर्ड ट्रस्ट है वो काफ़ी यूज़ मिसयूज़ और व्यूज़ होते हैं, लेकिन जितनी इंटरेक्शंस हों, एटलीस्ट जो एक तो जो गर्माहट है, कुछ अगर ठंडक आए उसमें, और जो दूसरा अल्ट्रा नेशनलिस्ट जो नैरेटिव भी है, क्योंकि जो मर्जी है मोदी का एक इन्फ्लुएंस है ओवर द नैरेटिव, मानो पिछले 20-30 सालों में इनका सबसे पावरफुल लीडर है। तो एटलीस्ट ये जो भावना है कि हमेशा हम बात करते हैं अगला जो चुरा, मतलब सारी दुनिया हमारी लिए चुरा ले बैठी है, कम से कम वो भावना एक हटे। और दूसरी ये है हमारे को, हम देखिए दुनिया भर में पिछले 15 साल से हम अब लगे हुए हैं अपने आप को डिहाइफनेट करने पाकिस्तान से, और हर चीज़ में अगर इंडिया चाइना रिलेशनशिप में पाकिस्तान एक फैक्टर है, लेकिन डिटर्मिनिंग फैक्टर नहीं है। अल्टीमेटली अगर अब अपने आप को हम ग्रेट पावर बनाना चाहते हैं, या हमारे को भी बियॉन्ड पाकिस्तान सोचना पड़ेगा। तो वुहान से अभय जी जो डोकलाम की बर्फ थी वो पिघली कुछ, या उम्मीद करें इसकी हम? ये इस पर निर्भर करेगा कि अगले 2-3 महीने के बीच में चीन डोकलाम के मोर्चे पे क्या कदम उठाता है, उसकी तरफ ध्यान देना होगा। केवल वक्तव्यों में हम लोगों ने कह दी कि एक दूसरे की सेनाओं को संदेश दे दिया है दोनों नेताओं ने कि वो अच्छे संबंध बनाएं, इससे काम नहीं चलेगा। ऐसा बहुत बार चीन के संदर्भ में हो चुका है, लेकिन जो चीन की कार्रवाई होती है वो कार्रवाई उन वक्तव्यों की भावना के अनुकूल नहीं होती, जिसको कथनी और करनी में फर्क की बात करते हैं वो हमेशा आता है। सुधेंद्र जी, आप बताना चाहेंगे इस पर, कमेंट आपका क्या है? वुहान से जो कहा जा रहा था कि रिश्तों में बर्फ जमी है डोकलाम के बाद, वो कुछ पिघली है। देखिए, बॉटम लाइन ये है कि चीन हमारा दुश्मन नहीं है, ना ही भारत चीन का दुश्मन है। हमारे बीच विश्वास की कमी जरूर है, और इस विश्वास की कमी के कारण, ट्रस्ट डेफिसिट के कारण कई सारे प्रॉब्लम्स बीच में आती है। इसलिए सबसे जरूरी था कि एक स्ट्रैटेजिक म्यूचुअल ट्रस्ट, यानी शिखर स्तर पर दोनों नेताओं के बीच एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग और विश्वास पैदा हो। और वुहान शिखर सम्मेलन से मैं समझता हूं कि इसकी सबसे बड़ी जो उपलब्धि है कि चीन और भारत के बीच अंडरस्टैंडिंग अब थोड़ी बड़ी है, विश्वास बढ़ा है। और जब विश्वास बढ़ेगा और सहयोग बढ़ेगा, सहयोग से विश्वास बढ़ता है, विश्वास से सहयोग बढ़ता है, तो हम दोनों एक कंपटीशन तो होगा ही होगा, लेकिन तनाव मुक्त कंपटीशन होगा। तो ये हम दोनों के लिए अच्छी बात है, और पूरे साउथ एशिया के लिए, कि बहुत वक्ती तौर पे हो, क्योंकि हम इस तरह ऐसा भी नहीं कह सकते कि बड़े लंबे समय के लिए हम उम्मीद कर लें कि ये जो है तनाव बिल्कुल खत्म हो गया है। पर आप भी यही कहेंगे मनोज कि इस वुहान की मुलाकात से ये विश्वास, दोनों शिखर सम्मेलन जो हुआ उससे वो विश्वास कम से कम हमने एक दूसरे के प्रति हासिल किया है। वुहान में ये भी तय किया गया कि ऐसे जो सम्मेलन हैं और होने चाहिए। तो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का क्या मतलब कि जो हमारे हायर लेवल के लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर से लेके जो मंत्री हैं, वो ज़्यादा उनकी मुलाकात होनी चाहिए, मीटिंग्स होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। जो मिलिट्रीज़ हैं, जो हमारे बॉर्डर पे मिलिट्रीज़ हैं, हाई लेवल पे मिलिट्रीज़ हैं। तीसरी बात यह है कि जो हमारे मोटिव्स हैं कि क्यों भारत में नेपाल में ये कर रहा है, या चीन जो है मालदीव्स में ये क्यों कर रहा है, वहां पे भी हमारी आपस की समझ होनी चाहिए। बैठ के ये तय करना चाहिए, उनके साथ सीधे पूछना चाहिए उनसे कि साहब आप मालदीव्स में क्या करना चाहते हैं, आपके क्या इरादे हैं। अब ये नहीं कि कोई वो सच बोलेंगे, पर फिर भी जो है एक बातचीत होती है, एक वार्तालाप होती है। इसको स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशंस कहते हैं, क्योंकि जहां तक के नेशनल इंटरेस्ट हैं वो तो हम भी अपने आगे बढ़ाएंगे, वो भी अपने आगे बढ़ाएंगे। जो सिलसिले चल चुके हैं, जहां तक कि बॉर्डर का सवाल है, जब तक बॉर्डर पूरी तरह से तय नहीं होता है तब तक बॉर्डर पे ये तो इस
जी। जो ट्रांसग्रेशन है वो चलते रहेंगे जी, पर उसको छोड़ते हुए वो अपनी जगह पर है। इस तरह के जो स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन या डायलॉग्स जो है उनकी गुंजाइश बनी रहती है, ऐसी मुलाकातें होती हैं तो, और विश्वास बढ़ता है। शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए।